बार मैं मेरी मम्मा के साथ ननिहाल गए, और जब ननिहाल में बैठे हुए थे तो ऐसी बात चलते चलते नानी ने पूछ लिया कि भाई तू क्या करेगा। तो उस टाइम पे मामा ने कहा कि ये तो दुकान ही बैठेगा और कहाँ जाएगा। तो मैंने कहा आपको कैसे पता। तो बोलता है कि तेरे पापा को हम जानते हैं, तू कल भी दुकान पे था, आज भी दुकान पे और कल भी दुकान पे बैठेगा। हालांकि मुझे भी दुकान पे ही बैठना था, लेकिन वो तो भगवान बन गए यार, मेरा फ्यूचर लिख रहे हैं, मेरा फ्यूचर लिख रहे हैं। अब यहीं से मुझे एहसास हुआ कि ये है मेरी लाइफ की पहली उंगली। मुझे माहिष्मती साम्राज्य चाहिए था, पर अब नहीं चाहिए। अब मैंने सोच लिया था कि मैं वापस आऊंगा, पढ़ाई करूंगा, दुकान गई तेल लेने, अब मुझे मेहनत करनी है और मेरे मामा मेरे हाथ में। तो अब ये जो इंसिडेंट है बेसिकली मेरे फादर की उंगली करने का है। तब हुआ कुछ यूं कि हम लोग बस स्टैंड पर खड़े हैं और मेरे फादर लगा भाई आने वाली है, बस थोड़ा और समझा लेता हूँ शायद रुक जाए। सो इन दैट केस पापा ने मुझे बहुत प्यार से बोला, जब 5 ही मिनट रह गए थे बस आने में और मैं अपना लगेज वगेज लेके खड़ा हुआ था। पापा साथ नहीं जा रहे थे, मैं अकेले ही जा रहा था और पहली बार जा रहा था इतने बड़े शहर जयपुर में, बहुत छोटी सिटी से निकल के। सो फादर बोलते हैं कि बेटा मेरी बात सुन। बहुत प्यार से बोला, मतलब वहां भी साम और दाम छोड़े नहीं उन्होंने। बोले कि देख बेटा, अभी तो अगर तू घर चलता है तो ये टिकट के 125 रुपए का नुकसान होगा, और अगर तू नहीं गया तो तेरी फीस ये जो दिख रही है ना, जो चेक लेके घूम रहा है, उसका भी नुकसान होगा, क्योंकि इंजीनियरिंग कोई वैल्यू नहीं है और तू कुछ कर नहीं पाएगा, इसलिए चल घर अभी भी सोच ले। मैंने कहा ये तो मेरी लाइफ की दूसरी उंगली है। अब तो उन्हें भी गलत प्रूव करना है। मैंने पापा को साफ साफ बोला जिंदगी का मेरा डिसीजन है, गिरूंगा तो मैं आप पे ब्लेम नहीं करूंगा, ये मैं आपको वादा करता हूं। अब यहां से क्योंकि मुझे मेरे फादर को गलत प्रूफ करना था कि भाई वो जो बोल रहे हैं कि इंजीनियर कुछ नहीं कर सकता, इंजीनियरिंग से कुछ उखड़ता नहीं है, कुछ नहीं होता। अब यहां से मुझे आगे आने वाली जिंदगी जीनी थी कि एक्चुअली अब यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हुआ मेरी लाइफ में, और वो ऐसा था जिसने शायद मेरे माइंड को ही बदल दिया था। और वो ये था कि एक्चुअली सेकेंड ईयर में मेरी बैक लगते लगते बची थी। इन दैट केस मैं शाम में खाना खाने जाता था, तो वहां पर मालवीय नगर, जिसको पता हो जयपुर में उनको पता है। सो वहां पर बैठ के मैं खाना खा रहा था, तो वहां पर रात को 9 बजे सन्नाटा ही था। आपको पता है रात को 9 बजे सर्दियों में कौन बाहर निकलता है, बैठा हुआ था, तो कुछ और देखने लायक था नहीं। मैंने अपना खाने का ऑर्डर कर दिया, तो सामने एक फैमिली बैठी हुई थी, और फैमिली में एक बूढ़ी माँ थी और उसका उसका हस्बैंड था और उनका एक बेटा था। और वो बेटा एक्चुअली ऑलमोस्ट 40 साल का था। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि अगर ये दंपत्ति और ये फैमिली बैठी हुई है और इनमें से अगर किसी को होटल में जो बिल आने वाला है वो पे करना है, तो किसको पे करना होगा? आप में से ज्यादातर लोग पक्का ये बोलेंगे कि वो उस बेटे को पे करना चाहिए। 40 साल का बेटा कमाता होगा, अपने माँ बाप के लिए इतना तो कर ही सकता है। मैंने भी यही सोचा, रिलैक्स होके बैठा हुआ था। लेकिन उसके बाद जो हुआ, उसके बाद मेरे ना दिमाग में घंटियां बजने लग गई। हुआ कुछ यूं कि फादर खाना खा रहे थे, वो बेटा भी पानी पिए जा रहा था। अब मुझे पता नहीं सिचुएशन क्या थी, पर वो बूढ़ी मां खड़ी हुई काउंटर पे गई, अपने ब्लाउज से पैसे निकाले और पे किए। मैं नहीं जानता उनकी सिचुएशन क्या थी, लेकिन वहां से घंटी जो दिमाग में बजी वो ये कि अरविंद अरोड़ा, अगर तेरी यही हालत रही तो एक दिन तू भी किसी अच्छे होटल में अपने मां बाप को खाना नहीं खिला पाएगा। निकल बाहर और कुछ कर। लेकिन फिर से लाइफ में अप्स आते हैं तो पक्का मेरी लाइफ में डाउन्स तो जरूर आते हैं, लेकिन अब तक मैं ये बात समझ गया था कि अगर मेरी लाइफ में कहीं डाउन टाइम आएगा तो इसका मतलब ऊपर वाले ने कुछ बड़ी चीज रखी है मेरे लिए, वो मुझे कुछ बड़ा देने वाला है। क्योंकि हर बार जब भी मैं गिरा तो इस लेवल से उठा कि लोग देखते रह गए। ये मेरे साथ हमेशा होते आया था। तो मेरे साथ फिर से एक बुरे दिन शुरू हुए। मेरे पार्टनर ने बोला कि अब हम इंस्टीट्यूट को चलाएंगे, तुम जाओ। धोखा, मतलब वो बोला कि, मतलब मुझे बिलीव ही नहीं हुआ। वो कहता कि अब हम चलाएंगे इस इंस्टीट्यूट को, तुम जाओ। तुम्हें अगर कहीं और फ्रेंचाइजी लेनी है, क्योंकि वो इंस्टीट्यूट काफी अच्छा स्टैंड हो गया था। अब मैं तो डिलेमा में था। अब अजीब सी बात हो गई थी लाइफ में, अब मैं क्या करता मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। उन्होंने मुझे कुछ पैसे दिए, बोले कि अब यहां से जो कमाई होगी उसका कुछ परसेंटेज आपको दे दिया जाएगा, अब आपको यहां पर रहने की जरूरत नहीं है। मैं कुछ अपोज करता भी तो मुश्किल था मेरे लिए, क्योंकि वो मैं उस टाइम पे अकेला था, इतना पावरफुल नहीं था, वो लोग बहुत पावरफुल थे। पर मैंने एक बात सोच ली, जिंदगी में ना एक चीज आप याद रखो, लोग आपको आपकी औकात बताएंगे, आपको चैलेंज करेंगे, उसको ध्यान से सुनो, अपने दिमाग में डाल लो उसको, जवाब कभी पलट के मत देना। क्योंकि जिस दिन आपने जवाब दे दिया ना, आप ना उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाओगे जहां पर ऊपर वाला आपको पहुंचाना चाहता है। मैंने चुपचाप उसकी बात सुनी। मैंने उस दिन फैसला किया कि मैं, ये बोल रहा है छोड़ने को, मैं छोड़ पे नाम था,
तो टिकटॉक अगर आप लोगों ने सुना हो तो टिकटॉक का उस टाइम पे क्या था, सिर्फ एंटरटेनिंग वीडियोस चलती थी, तो उनको अपना एजुटॉक शुरू करना था और इसीलिए उन्होंने बहुत सारे अलग अलग यूट्यूब के एजुकेटर्स को इनवाइट किया एक पार्टी के अंदर, ताकि वो वहां पर टिकटॉक की जो इमेज बन गई थी, सो कॉल्ड इमेज की वहां पर सिर्फ एंटरटेनमेंट की वीडियोस ही चलती हैं, वहां पर वो एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए उन्होंने हमें बुलाया। मैं दिल्ली आया और दिल्ली आने के बाद मुझे लगा यार अपन तो यूट्यूब से हैं तो इज्जत विज्जत तो होगी। मैं पार्टी में पहुंचा, कोई पूछ ही नहीं रहा। सो फाइनली वहां पर जितने ऑर्गेनाइजर्स थे उनका सबका फोकस टिकटॉक के क्रिएटर्स पे ही था, यूट्यूब वालों पे तो कुछ था ही नहीं। और एक्चुअली मैंने सोचा यार अपन यूट्यूब वाले हैं और इन्होंने स्पेशली बुलाया है एज एन एजुकेटर, शायद ही कुछ रिस्पेक्ट देंगे, कुछ रिस्पॉन्स देंगे, कुछ रिस्पॉन्स नहीं था। मैं तब घुसा एक यूट्यूबर के तौर पे टिकटॉक के अंदर, ताकि मैं टिकटॉक वालों को बता सकूं कि हम यूट्यूबर कम नहीं है। ये चैलेंज लेके मैं घुसा और तब मैंने वहां पर शॉर्ट वीडियोस क्रिएट करने शुरू किए और फाइनली टिकटॉक पे जब 7.2 मिलियन फॉलोअर्स मैंने बना लिए तो रातों रात खबर आती है कि भारत सरकार ने टिकटॉक को बैन कर दिया है। मैं टिकटॉक बंद होने के बावजूद भी वीडियो क्रिएट करने बंद नहीं किए। मैंने एक बात अपने आप से बोली कि आज एक दरवाजा बंद हुआ है तो कल 100 दरवाजे खुलेंगे, और ये बात की भनक हमें पहली लग गई थी कि ये लोग थोड़ी शॉर्ट वीडियो के प्लेटफॉर्म देंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि किस्मत किसे कहते हैं। टिकटॉक पे काम करते हुए मैं 500 शॉर्ट वीडियोस बना चुका था, मैं तैयार था, और ये बड़े बड़े प्लेयर्स यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक ये शॉर्ट वीडियोस के लिए प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाले थे। किस्मत क्या होती है पता है? किस्मत होती है, लक किसे कहते हैं मालूम है? लक क्या होता है? जब आप तैयार हो और आपके सामने अपॉर्चुनिटी भी हो, ये दोनों चीजें जब मिक्स हो जाती है तो वही किस्मत कहलाती है। और पहली बार जिंदगी में मैं अपने आप को लकी फील कर रहा था, क्योंकि मैं तैयार भी था 500 वीडियो के साथ और मेरे सामने एक नई नई अपॉर्चुनिटी भी थी। दोनों मिली और फाइनली रातों रात मेरा यूट्यूब का चैनल, जो कि धीरे धीरे चल रहा था, जैसे ही यूट्यूब पे शॉर्ट्स लॉन्च हुआ, वो चैनल सिर्फ 4 महीनों के अंदर 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर चुका है। और इसे ही कहते हैं किस्मत। किस्मत, अगर आप किस्मत के भरोसे बैठे हो तो आप ये भी सोचो कि शायद किस्मत आपके भरोसे बैठी हो। डायलॉग आपने सुना होगा, किस्मत के भरोसे मत बैठो, सिर्फ ये सोचो कि आप लोग तैयार हो और आपके पास अपॉर्चुनिटी है क्या। दोनों की मिक्सिंग ही लक कहलाती है। फाइनली गाइस, मुझे चैलेंजेस देने वालों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो लोग नहीं होते तो शायद मैं यहां तक पहुंचता ही नहीं। और आजकल तो मैं अपने आप को ओपनली चैलेंज दे देता हूं। हालांकि मैं देखता हूं चैट में लोग क्या लिखते हैं, बहुत बार लोग वही बात लेते हैं, तेरी औकात से बड़े सपने देख रहा है तू। तो मैं उनको एक ही जवाब देता हूं। वो जवाब मेरा ये होता है कि मैं नहीं बदलूंगा अपने सपनों को अपनी सच्चाई से मैच कराने को। मैं बदलूंगा अपनी सच्चाई को ताकि वो मेरे सपनों से मैच कर सके।